नमस्कार, एनडीटीवी के ब्राह्मण सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। भारत के समृद्ध इतिहास में आदिकाल से लेकर वर्तमान तक ब्राह्मणों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज हम इस ब्राह्मण सम्मेलन में बात करेंगे कि क्या ब्राह्मणों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है या फिर ब्राह्मण खुद ही हाशिए पर आ गए। देखिए, कहा यह जाता है कि ब्राह्मण अगर क्रोधी हो तो वो दधीची बन जाता है, ब्राह्मण अगर योद्धा हो तो परशुराम बन जाता है, ब्राह्मण अगर राजनीतिज्ञ हो तो वो चाणक्य बन जाता है, ब्राह्मण अगर परीक्षक हो तो भृगु बन जाता है, ब्राह्मण अगर गणितज्ञ हो तो आर्यभट्ट बन जाता है, ब्राह्मण अगर गरीब हो तो सुदामा बन जाता है, ब्राह्मण अगर दानी हो तो दधीची बन के अपने हाड़ मांस के और शरीर के टुकड़े को न्यौछावर कर राष्ट्र को समर्पित कर देता है। तो ऐसा ब्राह्मण समाज आज हमारे साथ है। और तालियां नहीं बजाई आपने, मैंने इतनी तारीफ कर दी ब्राह्मण समाज की। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, एक एक करके आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सौरभ मालवी हैं जो कि यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उसके बाद हमारे साथ अनंत मिश्रा जी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं। फिर हमारे साथ विनय शंकर तिवारी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। फिर हमारे साथ शिवशंकर हैं जो कि शिवशंकर जी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ योगेश मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। तो हमारे साथ तमाम ब्राह्मण समाज के अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। और आज देखिए, एक मूवी के टीजर को लेकर जिसमें घूसखोर पंडित जो कि वेब सीरीज आ रही है उसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। देश भर में अलग अलग जगह इस वेब सीरीज को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और लगातार जो ब्राह्मण समुदाय है उसका जो गुस्सा है वो भी सड़कों तक पर दिखाई दे रहा है। तो सौरभ मालवी जी, घूसखोर पंडित, क्या कोई व्यक्ति या बिरादरी घूसखोर हो सकती है या जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, एक बहुत सोची समझी नरेटिव है, एक रणनीति है जिसमें इतने बड़े समुदाय को, जो ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान, पंडित, जो ब्रह्म का ज्ञाता है, शब्दों का जानकार है, जो संसार को दिशा देता है, गति देता है, पवित्र भाव में रहता है, तमाम हजार अर्थ होते हैं इसके। ऐसे इस पूरे समुदाय को घुसखोर, ये नरेटिव है। और ये नरेटिव केवल भारत के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति सभ्यता को खंडित करने के लिए ये विदेशी फंडों के द्वारा निर्मित नरेटिव है। तो क्या ये वाकई में विदेशी फंड से हो रहा है सब कुछ? देखिए, जब तक सत्ता जागरूक नहीं होगी तब तक ये काम नहीं बनेगा। आज ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा, जगह जगह टारगेट किया जा रहा। जैसे जिस शब्द का आपने प्रयोग किया, घूसखोर पंडित, ये शब्द किसी और के लिए क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा? क्योंकि ब्राह्मण समाज सदैव से ही एक लीडर रहा है। खासकर जैसे आपने भृगु का नाम लिया, आपने रामानंद का नाम लिया, आपने दधीची का नाम लिया, तो ये जो विश्व गुरु की परिभाषा जो ब्राह्मण समाज देता है, तो बिना ऋषियों के, बिना ब्राह्मणों के इसकी परिकल्पना अधूरी है। और जब तक ऋषियों, इसीलिए हम ऋषिकुल कहे जाते, पूरी दुनिया में ऋषिकुल हम ही कहे जाते, बाकी दो ही दुनिया का किसी भी राजवंश को, किसी भी समाज को ऋषिकुल नहीं कहा जाता है, वो अपने राजवंश से जाना जाता है। तो पूरे लोग, सब लोग मिलकर आज ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नोन है। टारगेट उसको किया जाता है जो नोन होता है, जो जाना जाता है। उसको टारगेट नहीं किया जाता है जो जाना न जाता हो। आपके पास लौटेंगे राजेंद्र मिश्रा जी, क्या ब्राह्मणों के बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियों में होना, उनके खिलाफ ये घूसखोर पंडित जैसी सीरीज बनाने के लिए लोग बाध्य होते हैं? एक गहरी साजिश के तहत देश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने का जो कार्य है, इसके पीछे वोट की तुष्टीकरण राजनीति है कि ब्राह्मण सताओ, ब्राह्मण मिटाओ, तो अन्य जातियां जो इनसे ज्वलनशीलता की भावना रख रही हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी। जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो टेम्परेचर थर्मामीटर लेकर के ब्राह्मणों का टेम्परेचर, तापमान नापने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि ब्राह्मण अगर कुपित होगा, ब्राह्मण वो वंश है कि 2 बूंद गंगा जल और तिल और कुछ लेकर के जिसे श्राप दिया वो समाप्त हो गया। आपने श्राप दिया और समाप्त हो गया। लेकिन अनंत मिश्रा जी, एक बड़ी बात, जो बात उन्होंने कही कि जानबूझकर ब्राह्मणों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है और डराया जा रहा है दूसरे वर्गों को, ताकि वो एकजुट हो जाए ब्राह्मणों के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता है, तो मंत्री रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति आपने फेस की? ऐसा लगता है मुझे कि ये जो फिल्म बनी है, इसमें जो नैरेटिव ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं
सबसे पहले तो कोई फिल्म देखता नहीं है, पहले तो फिल्म का नाम देखा जाता है, टाइटल देखा जाता है। उस टाइटल से वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म चले। तो इससे ये प्रतीत होता है कि समाज में ऐसा प्रचार हुआ है ब्राह्मणों के खिलाफ कि जो ब्राह्मण को अक्यूज़ करेगा, जो ब्राह्मण को अब्यूज़ करेगा, वो कुछ गेन करेगा। सत्यता बिल्कुल इसके परे है। आप किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, किसी भी सामाजिक संस्था को देख लीजिए, जहाँ पर भी ब्राह्मण है तो उसका योगदान उस संस्था के लिए बहुत है। और जो भी संस्था या जो भी दल है उसका अगर निर्माण हुआ है, आप देख लीजिए जो संस्थाएं नहीं इत्तेफाक रखती हैं वो भी ब्राह्मण का जो टैलेंट है, जो उसकी मेधा है, उसको एक्सेप्ट करती हैं और इसलिए हर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है, जनेऊधारी ब्राह्मण। एक पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ा शब्द जो है वायरल हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। जब ब्राह्मण ही सब बनना चाहते हैं तो ब्राह्मण के खिलाफ जब लोग बयानबाजी करते हैं, मूवीज बनती हैं, तो आपकी पार्टी मौन क्यों रहे? देखिए, ये सोसाइटी को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ब्राह्मण, आप अगर पूरे जन्म से लेके और मृत्यु तक के संस्कार देखें तो ब्राह्मण सब में जोड़ने का काम करता है, हर एक संस्कार में। हमारे समाज में सबसे पवित्र जो रिश्ता है वो वैवाहिक बंधन होता है, और जो धोबी समाज का कोई भी महिला होती है वो अपना सुहाग उस लड़की को देती है। तो ब्राह्मण ने तो हमेशा जोड़ने का काम किया, लेकिन इन विगत 10-15 सालों में विशेष तौर से टारगेट किया जा रहा है। और भारत का संविधान किसी भी वर्ग को, समाज को अपमानित करने का अधिकार नहीं करता। लेकिन शिवचरण जी, आप बताइए कि जब जोड़ने का काम करता है तो फिर इस वर्ग को हर कोई निशाने पर क्यों लेता है? निशाने पर इसलिए लेता है क्योंकि जब हम समाज में अगुआ के रूप में रहे हैं हमेशा, और उसके साथ साथ हमारे योग्यता, हमारी बुद्धि, हमारा बल, जब व्यक्ति के अंदर ये दूसरों को दिखता है और उनको ये लगता है कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है जो ब्राह्मणों के अंदर है, तो निश्चित तौर पर आज के समय में वो उसको पचा नहीं पा रहा। और दूसरी चीज़ ये रह गई इसके साथ साथ में, आज जितना भी वर्ग या जितना भी ब्राह्मण हमारा है जो सर्वोच्च पदों पर है, वो अपनी योग्यता और अपने विवेक और बुद्धि से है, ना कि किसी के रहमो करम पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम जितना भी आज राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के लिए काम कर रहा है, ना कि जाति समानता के लिए, समरसता के लिए, इसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। वोट बैंक भारी पड़ रहा है सब पर। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी हैं। वोट बैंक भारी है और इसलिए ब्राह्मण निशाने पर भी आता है और इसलिए ब्राह्मण को पुचकार भी लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वैसे देखिए तो आप इसी सरकार के आंकड़ों को देखें 2014 से 2019-24, तो 53% फॉरवर्ड क्लास ने इस सरकार को वोट दिया। पर सरकार इस गफलत में जी रही कि वो ओबीसी से ड्रिवन है। अब ओबीसी पॉलिटिक्स कर रही है वो, तो ओबीसी पॉलिटिक्स में 33% और 40%, अलग अलग सालों में देखिए तो 40% से ज़्यादा वोट नहीं दिया। अब इनको लग रहा है कि ये जो कॉन्सोलिडेटेड वोट है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ, या जो भी ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी आलोचना की जानी चाहिए, तो आलोचना में सबसे आगे जो वर्ग होता है वो फॉरवर्ड क्लास होता है, खासतौर से ब्राह्मण होता है। तो आलोचना न हो, उन्हें नए नए इश्यूज पर उलझा करके, और जो फॉरवर्ड क्लास है, जो इंटेलेक्ट क्लास है, उसमें भी जो इंटेलेक्ट है, वो अपने नए इशू में इन्वॉल्व रहे, पुराने इनके इश्यूज को मत देखे, उनमें कोई इशू क्रिएट न करे, उनसे सवाल न पूछे। इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि एक नया एजेंडा क्रिएट करके चुनाव लड़ लिया जाए। क्या ब्राह्मण ऐसा तो नहीं है कि खुद ही हाशिए पे आता जा रहा है क्योंकि बाकी तबका उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देता है? सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञानाय इति ब्राह्मणाय, यानी कि ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। दूसरी बात, जब हम हमारे परशुराम जी का ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं वो तो किसी भी वर्ग से हो सकता है, हो सकता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। समस्या तो यही है कि आप एक टारगेट कर रहे हैं हमारे एक समाज को। हमारे पास तो परशुराम है, जहां हम बोलते हैं ओम जाम दग्नाय च विद्महे परशुरामाय धीमहि तन्नो परशु प्रचोदयात्। समस्या ये है कि आप समाज में जो सबसे आगे होता है, आप देखेंगे ना बॉर्डर पे किसको गोली पड़ती है सबसे पहले, सबसे आगे खड़ा होता है, तो समाज के सबसे अग्रणी वर्ग कौन है? जो कि ज्ञान में, बुद्धि में, आप इतिहास में उठाते हैं तो आप चाणक्य का नाम लेते हैं, कौटिल्य का नाम लेते हैं, आप वाणभट्ट का नाम लेते हैं। तो हर जगह आप सनातन में अग्रणी रूप में जब देखते हैं तो आप किसको देखते हैं? विप्र को देखते हैं।
और जब बेइज्जत करना है तो भी गोली सबसे पहले कौन खाए? विप्र खाए। तो कहीं ना कहीं आप हमें अपमानित तो कर ही रहे हैं। और विशेष रूप से वही बात है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आपने बोला घूसखोर। आप घूसखोर किसी और समाज के लिए बोल के दिखाइए, किसी और धर्म के लिए बोल के दिखाइए अगर संभव हो। मुझे नहीं लगता किसी की भी क्षमता है। आपने जो बात कही उसका जवाब ले लेते हैं शिवचरण जी आपसे। जब कोई भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण हो सकता है, तो फिर ये कई बार क्यों कहा जाता है कि वो फलानी बिरादरी से है, वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज वर्तमान स्थितियों में बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे पूजा स्थलों में अन्य जाति के लोग भी पूजा और व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है, मेन चीज़ है वो दीक्षित है या नहीं है, उसने प्रॉपर ज्ञान प्राप्त किया है, केवल पुस्तक के ज्ञान प्राप्त करके और सामने वो दिखा कुछ रहा है कुछ और। जब तक देखिए, एक सीधी सी बात है कि जब सर्वोच्च पद, आज बात कही जाती है मनुस्मृति की, आज कही जाती है कि साहब मनुष्य संहिता के हिसाब से हम लोग ड्रिवन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक हम लोगों को ये लोग टारगेट इसलिए करेंगे और इसलिए जो आपने कहा अभी कि कोई भी हो सकता है, तो कोई भी होने के लिए क्या उसने वास्तव में पहले वो चीज़ें प्राप्त की हैं जो ब्राह्मणों को मिली हैं? लेकिन क्या दीक्षित होना जरूरी है राजन जी? ब्राह्मण होना जरूरी है। दीक्षित, तिवारी, शुक्ला, चौबे, पाठक, उपाध्याय विभिन्न रूप में कोई पिछड़ा नहीं हो सकता संत? क्यों नहीं हो सकता है? उसके लिए कौन सा अभी कंडीशन लगा रहे थे कि अभी अब दीक्षित होना जरूरी है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना ही नहीं केवल काफी है? नहीं, शिक्षित होना तो हर विषय क्षेत्र के लिए जरूरी है। अभी चर्चा हुई है कि ब्राह्मण जोड़ने का कार्य करता है। वो फेविकोल है जो समाज को सभी को जोड़ करके एक अच्छे समाज और राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के ब्राह्मण चलता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है? अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो। यही सारे दल, इस देश के सारे राजनीतिक दल और नेता इसी फार्मूले पर चल रहे हैं कि जितना ही बिखराव होगा उतना ही उसका हमको लाभ मिले। फूट डालने की जब बात ये ब्राह्मण महासभा समझ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं समझ पाते नेता के तौर पर? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि हर एक संस्था अपना काम करती है। सेंसर बोर्ड कहाँ है? वो तो भाजपा की तलवे चाट रहा है। अगर सेंसर बोर्ड इसको परमिशन ना दे तो क्या ये रिलीज हो सकती है? इस तरह की मूवी, इस तरह की वेब सीरीज रिलीज हो सकती है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई। कितनी? 700 भदौरिया जी, 700। और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी थी। आपकी तो मंशा जातिवादी। आप जिले के कप्तान डीएम उठाकर देख लीजिए। सिर्फ आप चाहते समाज को बांट दें। पहले आपने SC/ST एक्ट खत्म किया, फिर उसे रिस्टोर किया, फिर आप UGC लाए। क्या सवर्ण अपराधी है? ये मंशा है बीजेपी की कि बांटो और राज करो। बीजेपी की मंशा है बांटो और राज करो। सौरभ मालवीय जी बता रहे हैं कि 700 ब्राह्मणों की का इनकाउंटर हुआ, हत्या हुई है। मुझे लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश दिखता नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी से पहले शाम को 7 बजे के बाद घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे। वैसे तो वेंटिलेटर पर है, 25 साल से बाहर है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन एक बात तय है, वो ये बात ये है कि 2014 के बाद से पूरे देश में विकासवाद आ गया। वो बात कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड होता, सेंसर बोर्ड सो रहा था क्या? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ विकास जी। तो 2014 के बाद देश ने विकास की गति पकड़ लिया। धर्मवाद, जातिवाद, पंथवाद, मजहबवाद, क्षेत्रवाद से बाहर उठ गया। सबका साथ सबका विकास, ये विकास की गति पकड़ ली। अब इस कारण क्या हुआ है कि ये दुकानें बंद हो गई। अब जैसे PDA आ गया, अब PDA में जैसे ही उनको लगा नैरेटिव, तो PDA में P में ब्राह्मण जोड़ दिया, जबकि PDA कहीं और लेके चले थे। ये तो अभी है नहीं, इसलिए इनकी चर्चा नहीं है। हाँ, सेंसर बोर्ड जो कर रहा है उसके पीछे जो कारण है, वो कारण है कम्युनिस्टों का और राहुल गांधी का नकली ब्राह्मण होना। ये घूसखोर पंडित टाइप की मूवी बन जाती है, लोगों को बल मिल जाता है। देखिए, जैसे कहा सबका विकास सबका साथ। 2014 के बाद विकास का कोई माइलस्टोन आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, कोई एक माइलस्टोन जो हो विकास का। और रोज अखबार के पन्ने और टीवी के खबरें देखिए, रोज अपराध हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB के डेटा है और उनकी डेटा को मैं सुधारना भी चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये 1100 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं और टारगेटेड ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। आप बताइए, उसी तरह के तमाम अन्य बिरादरी के लोग हैं। अब जैसे यहाँ बैठक ब्राह्मण करता है तो उसको चिट्ठी दे दी जाती है। बाकी जातियों ने भी बैठक की तो उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। टारगेटेड हत्याएं हुई हैं ब्राह्मणों की।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि टारगेटेड हुई, पर दूसरे समाज के लोगों को प्रोटेक्शन मिला। उनको एक अलग तरह की फीलिंग है कि उनकी सरकार है, उनकी कम्युनिटी है, तो उनको जो फीलिंग है वो ब्राह्मणों को रिएक्ट करने के लिए और ब्राह्मणों को परेशान करती है, और ये इस तरह का एक अंदेशा प्रकट करती है कि जो कुछ हो रहा है वो टारगेटेड हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर लोकल लेवल पर भी झगड़े रहे। इसमें तो राजनीति कहीं ना कहीं सफल रहे कि आपने बांट दिया, लोगों को लगने लगा कि टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को। जी, बांटने में तो कामयाब ये लोग रहे ही। और इस सरकार के बारे में मैं कह सकता हूं कि बांटो और राज करो का जो फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया, सबसे पहले माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, उसके बाद कास्ट सिस्टम। हमारे प्रधानमंत्री खुद हाउस में कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं। जिस प्रधानमंत्री को भारत के सारे बहुसंख्यकों ने अपने सर माथे पे 2014 में बिठाया था, वो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं। कानपुर के सम्मेलन में उन्होंने कहा, उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, टेकन फॉर ग्रांटेड था। उनको पूरा देश 84% लोग उनको अपना नेता मान रहे थे, और उन्होंने 37% लोगों का लीडर बनना कबूल कर लिया। तो बांटो और राज्य करो, ये किसी भी ऐसी सरकार की जिसके काम नहीं बोलते हैं वो ऐसा करती है, और ऐसा करके सरकार ने अपने काम नहीं बोलने, अपने इश्यूज से लोगों को दूसरे नए इश्यूज पर डाइवर्ट करने का काम किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी बात उभर कर आ रही है कि राजनेता ही डाइवर्ट करते हैं इशू को, क्योंकि उनको बांट के अपना राज स्थापित करने में इससे मदद मिलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल, आज जो मूवी रिलीज होने वाली थी, माफ़ कीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर सीरीज रिलीज होने वाली थी घूसखोर पंडित, उस पर हम वापस लौटते हैं। आपको लगता है कि घूसखोर पंडित इस तरह की जो सीरीज, मूवीज, सीरियल किसी भी बिरादरी को टारगेट करने के लिए ही बनाई जाती हैं? पहले तो इसके निर्देशक और हीरो ये अपने माँ बाप की असली संतान ही नहीं है, और न तो ये ब्राह्मण कहलाने का हकदार। और आपको बता दूं आपके चैनल पर कि अगर ये कहीं फिल्म लगी या वो कहीं दिख गए, मैं देश के ब्राह्मणों से स्पेशल कहना चाहता हूं कि अगर ये मिल जाए तो इनको ठीक से इनकी दवा। आप मनोज वाजपेयी की बात करके आप मनोज वाजपेयी की बात कर जी, इनको जूते की माला पहना करके सड़कों पर काली पोत करके इनको मुंह पर इस ब्राह्मण द्रोही को निकाला जाए, और ये ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा चलेगा तो आपको बता दूंगा, इनके खिलाफ, इस फिल्म के खिलाफ रीट पटिशन इस हफ्ते में 2-4 दिन में दाखिल हो जाएगा। हमारे संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ने ये लिया है, और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। मनोज वाजपेयी ने खुद कहा है कि अब ये इसका जो टीजर है वो भी रोक दिया गया है और फिलहाल इसको टाल दिया गया है। तो जो वर्तमान स्थिति है ब्राह्मण समाज की, क्या हाशिए पर है या निशाना बनाया जाए, उस पर कोई कविता? देखिए, जो फलदार वृक्ष होते हैं उस पर ईंट कंकड़ पत्थर चलते हैं, और ब्राह्मण समाज एक ऐसा वर्ग है जिसने सत्ता का निर्माण किया है। वो चाणक्य से लेके आज तक हम लोगों ने 3 बार वोट देकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अपने बच्चों के अन्याय सहने के लिए नहीं। मैं सीधे सीधे पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, आज ही लिखी हैं, और इस नाम के लिए मैं वो नाम फिल्म का लेना नहीं चाहती हूं, लेकिन पंडितों को जिस तरह उन्होंने ललकारा है, वो मैं पंक्तियों से अभी आप तक बात पहुंचाती हूँ कि पंडित है क्या, वो क्या कह रहे हैं, और हम हैं क्या। धर्म ज्ञान विज्ञान सुसंगत पाठ पढ़ाते हैं पंडित, धर्म ज्ञान विज्ञान सुसंगत पाठ पढ़ाते हैं पंडित, शिक्षा और सभ्यता के सोपान चढ़ाते हैं पंडित। वेद पठन पाठन के गौरव का स्वर्णिम इतिहास लिए, वेद पठन पाठन का स्वर्णिम गौरव का इतिहास लिए, विश्व पटल पर देश धर्म सम्मान बढ़ाते हैं पंडित। विश्व पटल पर, विश्व पटल पर, विश्व पटल पर देश धर्म सम्मान बचाते हैं पंडित। आज ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर घोलने वाले हैं, यहां से ललकारूंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठी हूं, ब्राह्मण कन्या रही हूं मैं, और अपने पिता को सवर्णों के साथ साथ दलितों के लिए लड़ाई लड़ते देखा है मैंने, तब ये बात कहने का साहस रखती हूं। आज ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर घोलने वाले हैं, उनके अपने ही किरदार खोखले हैं और काले हैं। आने वाले वक्त में उनके भ्रम सारे मिट जाएंगे, आने वाले वक्त में उनके भ्रम सारे मिट जाएंगे। राजनीति में जिसने भी अरमान जीत के पाले हैं, राजनीति में जिसने भी अरमान जीत के पाले हैं,
मनमर्जी अनदेखी का व्यवहार नहीं सह सकते हैं। मनमर्जी अनदेखी का व्यवहार नहीं सह सकते हैं। अपने बच्चों के संग कोई अन्याय नहीं सह सकते हैं। हम सवर्ण हैं, अपनी पीड़ा व्यथा कहाँ जाकर बोले। आरक्षण भी आप उनको देते हैं, आप उनके लिए सारी संस्थाएं बना देते हैं। हम सवर्ण हैं, अपनी पीड़ा व्यथा कहाँ जाकर बोले। यूजीसी के कानूनों की मार नहीं सह सकते हैं। यूजीसी के कानूनों की मार नहीं सह सकते हैं। शंकराचार्य को ये कहना पड़ा कि बताइए, मुस्लिम कम से कम अपने धर्म के काज के लिए खड़ा तो होता है, हिंदू तो सो रहा है। देखिए, पूज्यपाद शंकराचार्य के श्री चरणों में प्रणाम, लेकिन शंकराचार्य जी की भी एक गरिमा होती है। जिस राज्य में इतना बड़ा एक कुंभ लगा है, वहाँ रक्षा सुरक्षा प्रशासन सबकी व्यवस्था है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु साधु संत आ रहे हैं और सब अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। और लोक मंगल के लिए जिस व्यक्ति ने अपना जीवन त्यागा, माँ पिता को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ के लोक मंगल की कामना कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, ऐसे में आखिर वो क्या कारण बन जा रहा है कि आप किसी के मुखौटे बन रहे हैं? ये समाज स्वीकार नहीं करता है। क्या मुखौटा बन गए थे शंकराचार्य जी? क्या मैं आता हूँ आपके पास। मुखौटा बन गए शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी तो सनातन धर्म के सबसे शीर्षस्थ हैं और सनातन धर्म में दुर्वासा भी हुए हैं। सनातन धर्म में अगर उन्होंने कोई बात कही है उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने तो सबको कहा है। राहुल गांधी जी के बारे में भी टिप्पणी की, हमने तो गाली नहीं दी, हमने तो शिखा नहीं नोची। आपको किसने अधिकार दिया? आपको तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 11 दिन तक वो बैठे रहे, वो आंसू बहा के गए। जहाँ पर वो स्नान करने गए थे वहाँ पर वो आंसू बहा के गए। इसको भुगतना पड़ेगा। 2017 में भी जिन लोगों ने लाठी चलवाई थी वो भी उतरे सत्ता से, और जिन लोगों ने इस बार शिखाएं पकड़ी हैं, लाठी चलवाई है, उनको भी जाना हो। सौरभ जी, ये तो शराब वाली मुद्रा में आ गए। देखिए, इनकी बात की गंभीरता इसलिए नहीं है कि ये सत्ता में है नहीं और सत्ता में आने की संभावना भी नहीं है। इनके नेता लगभग 60 चुनाव हारे हैं उनके नेतृत्व में, तो इसलिए अबोध बालक की बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन बालकों की शिखाएं खींची गई, शंकराचार्य को अपमानित किया गया, प्रशासन ने इतने दिनों तक ध्यान नहीं दिया। ये सरकार का अहंकार है। शंकराचार्य, जैसे आपने मुखौटा शब्द का प्रयोग किया, पूरे सनातन के मुखौटा हैं। जो भी चारों हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं वो सनातन के मुखौटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी पहली बार माघ मेला नहीं लगा है कि उसमें व्यवस्था करनी पड़ी है। माघ मेला सदियों से चलता आया है और सदैव शंकराचार्य की वही व्यवस्था रही है। जिस व्यवस्था से पूज्य शंकराचार्य जी नहाने स्नान करने जा रहे थे, उसी व्यवस्था से स्नान करने जा रहे थे। पहली बार ही कानून व्यवस्था गड़बड़ हुई क्या? इसके पहले कानून व्यवस्था गड़बड़ नहीं? अफसरों की नाकामी की वजह से हुआ। सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी जैसी महान हस्ती जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, अशोभनीय था। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जिसकी भी मंशा कुत्सित थी, उसको दंड मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्यों बांटते हैं आप जाति के नाम पे? भाई आरोप लगा रहे हैं कि राजनेता बांटते हैं। नहीं है, जो शुरू से बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं वो लोग बांट रहे हैं। आप देखिए ना, इन 10 सालों में किस तरह से बांटा गया लोगों को। पंडित साला पगला गया है, लखनऊ से आदेश होता है, आप देखिए एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया, इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। तो ये दिखा रहा है, ये जिस तरीके की, तब ये समाज बढ़ता रहेगा। जांच के आधार पर सरकारी सुविधा बंद हो, सर्टिफिकेट देना बंद हो, टिकट वितरण बंद हो। ये मैं क्यों कहा कि राजनेता और राजनीतिक दल और सरकारें, सरकार सर्टिफिकेट देगी, जात के नाम पर सुविधा देगी, आरक्षण देगी, जात के नाम पर टिकट वितरण करेंगे राजनेता जात के आधार पर। तो जब तक ये रहेगा और मिथ्या आरोप ब्राह्मण पाएगा कि ब्राह्मण बांट रहा है। आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल, आरक्षण, जातीय आरक्षण इस देश के माथे का कलंक है और इसे मिटाने के लिए देश के सभी सवर्णों को एकजुट होना चाहिए। क्या कलंक मानते हैं आप जातीय आरक्षण को? देखिए, जो आरक्षण व्यवस्था है निश्चित रूप से उसमें जैसे कोई उसका आधार गलत है, क्योंकि आज की तारीख में जो ब्राह्मण है वो भी गरीब है। तो अगर गरीबी को आप आधार मानते हो कि गरीब की वजह से या पिछड़े होने की वजह से, तो उसको उसका आधार को आर्थिक करना चाहिए, न कि जातीय आधार पे। क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग हैं
कि जो आर्थिक आधार पे दे तो दिया है सरकार ने, 10% तो किया है। क्या कर लेंगे उससे आप? ईडब्ल्यूएस से नहीं बात बनेगी। जब आर्थिक आधार की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं 10% दिया। आपको एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ब्राह्मण समाज बहुत सहनशील है और वो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। और आज ब्राह्मण समाज को बहुत समय से साजिश होती रही है ब्राह्मण समाज को मिटाने की, लेकिन जो गुरु का दर्जा है वो गुरु का दर्जा आज भी ब्राह्मण का कायम है। तो आप इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे भाई? मैं इसलिए क्योंकि देखिए हमारे समाज में हम भगवान श्री परशुराम जी के वंशज हैं और उन्होंने हम लोगों परशुराम स्टाइल में ये तो नहीं कहेंगे आप बाहर निकल देख। नहीं नहीं सिंपल सी चीज़ है। देखिए कि उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रमाण दिया है। उन्होंने आतताइयों के खिलाफ हमेशा शस्त्र उठाया है और हमारा अपना मानना है कि जो भी हमको प्रताड़ित करेगा, हम प्रताड़ना नहीं सह सकते बहुत देर तक। आने वाला समय ऐसा हो रहा है कि विकास दुबे और शिव प्रकाश शुक्ला जैसे लोग पैदा होंगे, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। अगर घूसखोर और लतखोर पंडित जैसी चीजें लाई जाएंगी कि चुटिया खींच करके अगर हमको प्रयागराज में मारा जाएगा और घूसखोर पंडित जैसी मूवियां निकाली जाएंगी, हमारे वंश हमारे समाज को अगर टारगेट किया जाएगा तो मैं कहता हूं कि न शस्त्र काम में आता, न तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सिर्फ शस्त्र पढ़ने वालों पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम ज्ञान देने वालों पर भरोसा नहीं रखते हैं। आने वाले समय में मैं कहता हूं कि यही स्थितियां रही तो गांव गांव में विकास दुबे और शिव प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां लगवाऊंगा, संदेश दूंगा। ये तो गलत हो। ये बात ठीक है क्या? कौन सेकंड करेगा इनकी बात को? कौन करेगा सेकंड? कोई कर रहा है? नहीं, इस पे देखिए समर्थन नहीं, परंतु ये जान लीजिए। आप करेंगे समर्थन? किस चीज़ का? वो कह रहे हैं कि गांव-गांव में विकास दुबे और शिव प्रकाश शुक्ला पैदा हो। शिव प्रकाश शुक्ला को के बारे में मैं जानना चाहूँगा इस पूरे में, चाहे जो भी हो, कोई प्रमाणित करेगा को अपराधी था? आप बताइए सर, आप तो पत्रकार। नहीं, शिव प्रताप जो थे वो नहीं अपराधी थे और उनको इससे आप दूर नहीं कर सकते हैं और सिर्फ उनको ब्राह्मण फ्रेम में नहीं देख सकते हैं। इसी तरह का जो महिमा मंडन है ना, वो हाशिए पर लेके आता है और एक बार समाज पे फिर से क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि विकास दुबे और शिव प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों को जब हीरो बनाया जाएगा। देखिए, कोई भी जो प्रणाली है आपकी न्याय प्रणाली, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका है, विधायिका है। तो विधायिका या ये निर्णय कर सकती क्या कानून कैसे बनेगा, न्यायपालिका ये निर्णय करेगी। तो आज राज्य में पुलिस का कानून है, जब तक न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका से कोई, जैसे विकास दुबे को आपने अपराधी कैसे घोषित किया? अपराधी था तो उसको मौका मिलना चाहिए ना, या श्री प्रकाश शुक्ला को मौका मिलना चाहिए। कोई भी जो हमारी न्याय व्यवस्था यही कहती है ना कि मौका मिलना चाहिए। तो हमने पहले भी आपसे कहा कि हमको टारगेट किया जा रहा है, बाकी समाज को छोड़ा जा रहा है, तो हमें टारगेट किया जा रहा है बार बार ब्राह्मण समाज को। और ये भी मानते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे के साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ। अन्याय इसलिए कहा जाता जब मोहम्मद कसाब जिसने सैकड़ों लोगों को मारा मुंबई हत्याकांड में, उसको तो ट्रायल चला, उसके लिए तो सारी सुविधाएं हुई, तो इनको डायरेक्ट क्यों मार दिया गया? इनको भी तो मौका मिलना चाहिए था। मौका मिलना चाहिए था। मौका मिला था, उनको मौका मिला था। फरार वो थे, उसके पहले एक और हत्या हुई थी, उसमें उनको मौका मिला था। वो ट्रायल कोर्ट में गए थे और ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में वर्डिक्ट भी दिया था। ये दूसरी घटना थी जिसमें वो फरार थे। चलिए, हम सब परशुराम के वंशज हैं और ब्राह्मणों के सम्मान में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं ऐसा द्विज नहीं जो मांगता भिक्षा फिरूं, मैं ऐसा द्विज नहीं जो मांगता भिक्षा फिरूं, मैं कोई कायर नहीं जो देख दुश्मन को डरूं। चाणक्य वंशज एक मैं, मां भारती का हूं पुजारी, आन पर आए तो फिर मारूं कि या फिर खुद मरूं, आन पर आए तो फिर मारूं कि या फिर खुद मरूं। हमारे कविकुल के गौरव हैं और कविकुल के होने के साथ साथ वो हमारे ब्राह्मण कुल के भी गौरव हैं। फर्रुखाबाद के डॉक्टर शिवम अंबर जी, वो बड़ी अच्छी चार पंक्तियां कहते हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते, आवाज तीखी है, तल्ख है तो है, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। मैं मित्र आज की स्थिति में यही कह सकता हूं, चार पंक्तियां मुझे स्मरण में आ रही हैं कि मित्र मैं तो वंशधर चाणक्य का हूं, वक्त पर तेवर दिखाना जानता हूं, राज सत्ता चरण की दासी रही है, मैं सबक इसको सिखाना जानता हूं, मैं सबक इसको सिखाना जानता हूं। बहुत बहुत आभार। तो देखिए,
अब जोश है ना और ज़्यादा हाई होता चला जा रहा है और हम मुद्दे को दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्राह्मण समाज जो है वो अपने बड़े नेता क्यों खोता जा रहा है। क्या ब्राह्मण समाज के भीतर भी इसको लेके विसंगतियां हैं, वो अपने बड़े नेता के पीछे नहीं खड़ा हो पा रहा है और यही वजह है कि बाकी दल इसका लाभ उठा रहे हैं। सौरभ मालवीय, बाकी दल इसका लाभ उठा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज भी आपस में बटा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर बाकी दल इसका लाभ ले रहे हैं, ब्राह्मण समाज बटा हुआ है, इसी का लाभ ले रहे हैं। कभी मायावती ने यहाँ नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, तो आगे आगे डॉट डॉट डॉट, तो एक वो दौर था। बाद में ये बात वो आपका पक्ष आएगा तो आप अब रखिएगा, आपका पक्ष रखिएगा। यहाँ तो चुटिया खींच के मरवाया जा रहा है। तो दूसरा उसके बाद देने में और मरवाने में दोनों में अंतर है ना। आप बताइए, आप सहमत हैं इस चीज से? चुटिया मार चुटिया आपके मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने निंदा करी। आप इधर आ जाइए। ये भी आरोप लगा कि भाई जो जाति आधारित अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है और उनकी पोस्टिंग के जरिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, पूरे राज्य को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए विकास जी, ये अखिलेश की सरकार नहीं है, एक कांग्रेस तो है नहीं, इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं कि एक ही जात एक ही समुदाय की लोगों की भर्तियां, नौकरी एक ही जगह, कस्बा एक ही एरिया में, यानी उत्तर प्रदेश कहीं है ही नहीं है, सिर्फ मैनपुरी में ही है। मैं आ रहा मैं इनकी, अरे तो हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन कब सत्ता में आएंगे, देश में कहाँ पाए जाएंगे, बात की बात है। विकास भाई, होती है क्या? अभी मैं मालवीय जी को सुन रहा था, ओपनिंग रिमार्क से अभी तक सिर्फ अहंकार और चैलेंज छिपा है कि 60 साल से 60 चुनाव हार गए, सत्ता में कब आएंगे। हम सत्ता में चाहे जब आए, हम सभी को प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और सभी के साथ जस्टिस की बात करते हैं। आप तो कभी कोई बिल लाते हैं, कभी अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कांग्रेस का मसला है जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दे पे आइए, मूल मुद्दे पे आइए। जी 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 जी, हाँ आप बताइए, आप बताइए। हाँ, कांग्रेस भाजपा की बात है, समाज की बात होगी। क्या जाति आधारित पोस्टिंग होती है क्या? शिव जी, जाति आधारित पोस्टिंग होती है क्या? निकालो ना उसकी। क्या जाति आधारित पोस्टिंग होती है? जाति आधार पर पोस्टिंग हो रही नहीं हो रही है सरकार जाने, लेकिन यहाँ केवल सपा सरकार और सरकार होती है पोस्टिंग। आप बताइए। हो रही है और किसी भी जिले की लिस्ट आप उठा लो, एक जात विशेष के लोग हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है, आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप तो समाज का ये आरोप है तो इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए, जनता की बात को सरकार को माननी ही पड़ेगी। यदि किसी भी प्रकार के इस तरह के भाव आते हैं, जनता के बीच से आवाज उठती है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार को संवेदना। कौन से जिले की बात कर रहे हैं? किसी एक जिले की, जिसकी नाम बताइए। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का जिला, उस जिले की पहले आप लिस्ट उठा लीजिए और वहां की अधिकारियों की बात तो उसी जिले से है ना, विधायक भी। आप बताइए नाम। तो हम पूरे नाम उठा के देख लीजिए ना, आप कौन से हैं, कौन से अधिकारी हैं। हम तो कह रहे हैं किसी जिले को उठा लीजिए, कोई जिला ऐसा नहीं है जो अछूता है इससे। इसके साथ ही साथ जो लोग बात कह रहे हैं फला दल इतने दिन तक नहीं रहा है, तो उनका अपना इतिहास भी देखना चाहिए। वो कितने दिन बाद आए हैं, वो तो 60 साल 70 साल रहे हैं। और वर्तमान से प्रश्न किया जाता है, भूत से प्रश्न प्रश्न तो वर्तमान से होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये प्रश्न करने वाले राजनीतिक लोग हैं, समाज के व्यक्तियों के प्रश्न आते हैं तो सरकार संवेदनशील है, निश्चित तौर पर एक एक प्रश्न का उत्तर देना और उसके साथ खड़ा होना है। यूजीसी की बात करते करते कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य मुद्दे उठा रहे हैं उनके जवाब नहीं है और इसलिए अब जो है वो बांटने का काम कर दिया सरकार ने शुरू। ना गौ संरक्षण पे बात हो रही है, ना दूसरे मुद्दों पे बात हो रही है। जो वायदे किए गए थे वो अधूरे। देखिए, शंकराचार्य पूज्यपाद शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य भारत की आत्मा है, मस्तक हैं और सनातन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम, उनके सिवा कुछ और रास्ता नहीं बचता। अरे बिल्कुल मानते। तो फिर आपका तहसीलदार क्यों नहीं मानता है? नहीं, देखिए वो मेला प्रशासन का मुद्दा है, वो मेला प्रशासन का हैसियत कैसी होगी नोटिस भेजने की? ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। आचार्य को उसकी औकात हो गई तहसीलदार की। मेला प्रशासन है। बिल्कुल बताइए। वहाँ के डीएम ने, आपके मुख्यमंत्री ने तलब किया उनको, तुम्हारी हिम्मत हैसियत कैसे हुई? जबकि गोरखनाथ मंदिर के ऑफिशियल पेज से 2 अप्रैल 2024 को स्पष्ट पोस्ट पड़ी है कि आज माननीय शंकराचार्य जी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजन किया। बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मेला प्रशासन विकास जी, हाँ विकास जी, बोलने दो भाई, बोलने दो, धैर्य रखो भाई। दरवाजा मत बनो, मैं तो दरवाजा मत बनो, बोलने दो। ठीक है।
देखिए, मेला प्रशासन के अपने प्रोटोकॉल होते हैं और हर व्यक्तियों का अपना प्रोटोकॉल है, तो मेला प्रशासन को अपने हिसाब से मेला प्रशासन ने किया होगा कार्य। वैसे पूज्यपाद शंकराचार्य को तो प्रणाम करना है। बोलिए शंकराचार्य महाराज की जय। आइए आपका आमना सामना करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर सवालों की बौछार हो रही है, ठीक है ना? हाँ, आप बताइए, सवाल पूछिए। बहुत छोटी सी बात करूंगा। देखिए, सामान्य वर्ग, मैं देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात करूंगा कि सामान्य वर्ग में हम लोगों को, सामान्य वर्ग को, भाई सामान्य वर्ग, आज देखिए पार्टी की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन सामान्य वर्ग जो है उसको भी कम से कम कहीं ना कहीं याद रखे समाज, और सरकारें याद रखे। केवल जो है वोट बैंक की राजनीति न करे। और हमारा मानना है कि कम से कम देखिए, ब्राह्मण जहाँ पे भी सामान्य वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है। स्वर मालवीय जी, देखिए, भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है 2014 के बाद, जो निश्चित फ्रेम यानी चश्मा से बाहर, सेकुलर टिप से बाहर निकल के सबका साथ, सबके विकास, ये विकास के दर हैं, ये आंकड़े हैं, ये किताबी बात नहीं है, यथार्थ है। इसलिए सामान्य वर्ग 3 बार प्रचंड बहुमत से समर्थन मिला है। समर्थन क्यों मिलता है भैया? समर्थन इसलिए तो मिल रहा है कि देश, कन्याकुमारी से लेकर अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे देश का समर्थन है मोदी जी को। इसलिए विकास की यह सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, जो कर रही है। आज की डिबेट में हमारे ब्राह्मण समाज के परिवार के सभी साथी हैं, इन विभिन्न विचारधारा के हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं, लेकिन सब ब्राह्मण हैं। ये आक्रोश जो है ना, ये अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने सम्मान और अधिकार को लेकर के आपको दिख रहा है। जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है, ब्राह्मण इतिहास बदल देता है जमुना, ये सब एक हैं, सब अपने मुद्दे पर विभिन्न दलों में है, फिर भी ब्राह्मण हित पर अपनी आवाज एक बनाया है। मैं रोम रोम से सभी भाइयों को आभार प्रकट करता हूँ। आभार पे आ गए और मैं भी आभार पर आता हूँ। छोटे छोटे कमेंट लूंगा जी, आप बहुत देर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए कि शंकराचार्य से आईडी प्रूफ मांगा गया, अब ये कहा जा रहा है कि वो पांडे हैं कि भाट हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है? यही वो शंकराचार्य हैं जो पिछले कुंभ में आए थे, उनसे कोई आईडी नहीं मांगा गया। इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री एक बहुत धनी जो व्यापारी थे, उनकी शादी में गए, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया, मालाएं। आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मोहन यादव जी का एक वीडियो चल रहा था, ये 22 जून 2025 को उन्होंने एक शब्द बोला था रैली में कहीं कि अगर दुश्मनी भी हो जाए तो पंडित जी पांव लागू और ठाए दे मार दूं। ठीक है, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पे आएंगे। अब समय की सीमा है हमारी, समय की सीमा है, तो हम इसको यहीं पर अभी इस बहस को, इस डिबेट को अभी यहाँ संपन्न कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अपने समाज के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे। अपने समाज के मुद्दों पे खड़े रहना आवश्यक भी है, लेकिन जो ब्राह्मण समाज का काम है जोड़ने का, जो सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई कि ब्राह्मण ने आदिकाल से लेकर अभी तक सबको जोड़ा है, और जोड़ने का काम ही ब्राह्मण को आज तक जो है वो वर्तमान समय तक अपनी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मान है, वो समाज में उसने बनाए रखा है। तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में तमाम तरह के आरोप लगते हैं, साहित्य से लेकर फिल्मों तक और सीरीज तक ब्राह्मणों के खिलाफ एक एजेंडा चलता है, लेकिन सशक्त समाज अपनी आवाज़ बुलंद करके उस एजेंडे को भी खारिज कर देता है। एनडीटीवी पे फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।